नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वर्ग नवम का ये एक अध्याय है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का योगदान। कहानियाँ पता होगा, कहानी सबको पता है। न्यूटन थके हारे सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी सेब जो है टूटकर गिरता है। न्यूटन ने वहीं से सोचना शुरू किया और कहा कि ये दुनिया में कोई भी, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड जिसका कि अपना द्रव्यमान है, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। यह जो आकर्षण का बल है, यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इसी आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। सबसे पहले तो ये कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो हम लोग देखें बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का यह जो बल है, आकर्षण का यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और कोई भी दो पिंड, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित हो, यदि उनका मास है, उनका द्रव्यमान है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं, अपने वर्ग कक्षा में बैठे हैं, हम लोग भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हम लोग सारे यहाँ पर जो भी द्रव्यमान युक्त पिंड दिख रहे हैं, वो सब के सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन ये सारे द्रव्यमान युक्त पिंड जब आकर्षित कर रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ चिपक क्यों नहीं जाते हैं? मैं कहूँगा कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए नहीं चिपक पाते हैं, ये द्रव्यमान युक्त पिंड इसलिए नहीं चिपक पाते हैं कि यहाँ पर एक तीसरा पिंड हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, जो हम सबको अपने अपने जगह पे चिपकाए हुए है। वो जो अर्थ जो हम पर फोर्स लगा रही है, ये पृथ्वी जो हम पर फोर्स लगा रही है, वो हमारे आपके बीच या दो पिंडों के बीच, दूसरे किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल से कहीं ज़्यादा है। ये ठीक इसी तरह से जैसे कभी आप सोचिए कि दो कांटी दीवार में कहीं चिपका हुआ हो, ठीक है? क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो स्वाभाविक है, इसको ये दीवार जो है अपनी जगह पे चिपकाए हुए है। हाँ, यदि दीवार से ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपस में चिपक सकते हैं, ये दो पिंड जो है आपस में चिपक सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी सब, या कोई भी द्रव्यमान युक्त पिंड जो आप देख पा रहे हैं, वो सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और लेकिन पृथ्वी का जो बल है, उसकी मौजूदगी के कारण ये एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सच यही है कि इनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और इसी के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चों मान लीजिए दो द्रव्यमान है, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का मास स्मॉल एम है। दोनों ए बिंदुवत पिंड है,
कैपिटल एम और स्मॉल एम इनका द्रव्यमान है। अब देखिए इनके केंद्र के बीच की दूरी, इनके केंद्र के बीच की दूरी r है। तो न्यूटन्स ने कहा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, कर्षण नियम, न्यूटन ने कहा कि इसके बीच, जैसे यह द्रव्यमान इसको आकर्षित कर रहा है, F फोर्स, F बल है, तो ए भी इसको आकर्षित कर रहा है F से। न्यूटन ने कहा कि यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो समानुपाती होगा पिंड के द्रव्यमान का। यह जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों पिंडों के केंद्र के बीच की दूरी के स्क्वायर का। इस तरह से इसको हम लोग, इस तरह से यदि हम सबको एक साथ कर दें तो ए आ जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm बाई आर स्क्वायर। हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दो मास के, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी का के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए कहीं भी हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ भी हम लोग नियतांक लेंगे, जैसे F इक्वल टू जी mm बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी क्या है, जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, फिर यहाँ जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू, इसका मान कांस्टेंट होता है, ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग इसका मात्रक देखेंगे अलग से, अभी मैंने इसका वैल्यू लिख दिया है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा रहा गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या होता है? देखिए अभी हमने देखा F इक्वल टू जी mm बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं G इक्वल टू F आर स्क्वायर बाई mm। अब देखिए इफ यदि दोनों पिंड हमारा 1 kg द्रव्यमान का हो और उनके बीच का डिस्टेंस, बीच की दूरी 1 मीटर हो, यानी कि देखिए दो पिंडों जिनका की मास m, जिनका की द्रव्यमान m और m है, उनको 1 मीटर की दूरी पे रखा जाता है। तो यदि दोनों का द्रव्यमान 1 kg है और उसके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो देखिए G इक्वल टू F हो जाएगा, G इक्वल टू F हो जाएगा। यानी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जो है, वो एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है जो दो
ऐकिक मास वाले, ऐकिक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला बल है, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो दो ऐकिक मास वाले, ऐकिक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है जब उनके केंद्रों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, यानी कि दो ऐकिक मास वाले पिंड को जब 1 मीटर पे रखा जाता है तो उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है, हमने लिखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम लोग आ जाएं बच्चे इसके मात्रक पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक मैं इसी पे लिखता हूं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक ए क्या होता है? हम लोग समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसा कि हमने देखा G इक्वल टू F R स्क्वायर mm। अब देखिए, F बल है, इसका मात्रक न्यूटन, R डिस्टेंस है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बटा A द्रव्यमान है तो kg इंटू केजी स्क्वायर। और इस तरह से हमारा इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये हमारा रहा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू एक समान होता है, इसी कारण इसे सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। ये दोनों द्रव्यमान के बीच कोई भी माध्यम हो, चाहे आप ये दोनों द्रव्यमान को पानी में रख दें, चाहे ये दोनों द्रव्यमान को किसी तेल में रख दें, ऑयल में रख दें, या इन दोनों द्रव्यमान को के बीच एयर रहे, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा, क्योंकि G का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसका मान हमेशा एक समान होता है, एक किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा गुरुत्वाकर्षण नियतांक और उसकी परिभाषा। अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे अपना भार का अनुभव करते हैं, कभी सोचते हैं ये भार कैसे महसूस कर रहे हैं? ये जो भार है ये भी एक प्रकार का, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी हमें जिस बल से खींच रही है वही हमारा भार है। जैसे हम लोग जानते हैं भार को वेट कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं mg से, जहां m जो है वो हमारा द्रव्यमान होता है और ये g जो है ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये g जो है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब हमने कहा कि पृथ्वी जो है वो हमें जिस बल से खींच रही है, पृथ्वी हमें जिस बल से खींच रही है उसको हम लोग कहते हैं क्या? भार। तो अब देखिए, यदि हमारा मास m है, पृथ्वी का मास या द्रव्यमान हम लोग ले लें कैपिटल M, तो देखिए तो पृथ्वी जो हम पर फोर्स लगाएगा वो होगा Gm/r स्क्वायर। जैसे देखिए A हमारा अर्थ सरफेस है, इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई द्रव्यमान रखा हुआ है, A इसका सेंटर है,
इससे पृथ्वी की तुलना में यह जो द्रव्यमान है वो काफ़ी छोटा है, इससे इसका हम डिस्टेंस दूरी ले रहे हैं, इसके सेंटर से दोनों के सेंटर के बीच की दूरी ले रहे हैं r, ठीक है। तो अब पृथ्वी इस वस्तु पर जो बल लगा रही है वही द्रव्यमान है, यानी कि ओ बल कितना होगा, F = g/m² हमने क्या कहा कि वेट हमारा mg है, भार हमारा mg है। अब मैं कह रहा हूं कि वही भार है जिससे कि पृथ्वी जो है हमें अपनी ओर खींच रही है तो देखिए, तो यदि दोनों सही है तो हम ऐसा लिख सकते हैं mg = g/m/r²। और इस तरह से देखिए हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया gm/r²। ये हमारा सूत्र हुआ गुरुत्वीय त्वरण का। अब देखिए मैं इसका मान परिकलित करना चाह रहा हूँ, मैं इसका मान निकालना चाह रहा हूँ। इसके लिए क्या करूँ, तो देखिए सबका जो मान है मैं उसको पुट करता हूँ। जैसे g का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11। कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। मैंने ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करने के बाद हमें इसका वैल्यू आएगा 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यही हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर एक गुरुत्वीय त्वरण हमेशा लगता रहता है। इसी कारण जैसे अब देखिए किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया v वेलोसिटी से, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण। स्वाभाविक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके वेलोसिटी को लगातार कम करेगा, और कम करते करते एक अधिकतम ऊंचाई पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। यदि u से चला है तो इसका वेलोसिटी एक अधिकतम ऊंचाई पे 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी गुरुत्वीय त्वरण लगातार इस पे लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। और फिर इसका चाल या वेग यहाँ 0 होने के बाद ये पुनः धरती की ओर लौट आता है। अब देखिए जब ये जा रहा था ऊपर की ओर तो गुरुत्वीय त्वरण अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, मोशन के गति के विपरीत दिशा में लग रहा था। इस कारण इसका वेग घटते हुए एक अधिकतम ऊंचाई पे 0 हो गया, जबकि जब ये फिर नीचे की ओर चल रहा है तो इस कंडीशन में इसका u और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण दोनों सेम दिशा में है। इस कारण फिर इसका जो है स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, पिंड नीचे आएगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, इस तरह इसका मोशन होगा। इसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मीन्स गुरुत्व के अधीन पिंड की गति। इस तरह से हम लोगों ने देखा गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए स्वाभाविक तौर पे एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि अलग अलग जगहों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे परिवर्तित होता है। तो मैं बता दूं कि जैसे नॉर्मली किसी एक स्थान पर हम लोग यदि लेते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट होता है, लेकिन हाँ जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं या हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मीन्स एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन आता है, या अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं, या पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊपर जाते हैं, या पृथ्वी की सतह से काफ़ी नीचे जाते हैं, तो भी हमें
गुरुत्वीय त्वरण में अंतर दिखता है। और ये कैसे परिवर्तित होता है ये हम लोग आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे, ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ये प्रणोद क्या होता है, तो देखिए प्रणोद जो है टोटल फोर्स है या इसको कहिए थ्रस्ट है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये अपने सरफेस पे नीचे की ओर अपना वेट लगा रहा होगा, वेट के बराबर फोर्स लगा रहा होगा जिस सरफेस पे है। हम लोग भी जिस सरफेस पे भी खड़े हैं, जिस सतह पे खड़े हैं, उस सतह पर अपने वेट के बराबर, अपने भार के बराबर बल लगा रहे हैं। यहाँ भी ठीक वही है। अब देखिए यही जो है हमारा प्रणोद है। इस कंडीशन में ये प्रणोद बल हुआ, ये कुल फोर्स जो इस सरफेस पे लगा रहा है। अब देखिए मैं आ रहा हूं दाब पे, तो यूनिट एरिया में इकाई सतह पर जो प्रणोद बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं दाब। ठीक है, इकाई सतह पर लगने वाला प्रणोद बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग अलग तरीके से इस बॉडी को रख सकते हैं इसी सतह पे। जैसे देखिए ये जो है इस बॉडी को मैं ऐसे रख रहा हूं, देखिए उसी सतह पे इस बॉडी को अलग ऐसे रखा। अब देखिए अभी भी इस पर लगने वाला प्रणोद बल नीचे की ओर mg ही है इसके भार के बराबर, लेकिन दोनों स्थितियों में दाब अलग अलग है। दोनों स्थितियों में दाब अलग अलग है। कैसे देखा जाए, ये यदि मान लो लीजिए उदाहरण के तौर पे ये 1 मीटर लंबा है, ये 1/2 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर जो ये एरिया कवर कर रहा है, जो सतह घेर रहा है, वो हमारा हुआ A = 1 × 1/2 मीन्स 1/2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये जो सतह है इसको हमने 1 मीटर लिया, इसको भी मैं ले रहा हूँ 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 मीटर इसका ये मोटाई। अब देखिए जब हमने इसको इस तरह से रोटेट करके रखा है या पलट करके रखा है तो ये भी हमारा 1/2 मीटर हो गया और ये जो है ये भी हमारा 1/2 मीटर हो गया। अब देखिए अब ये जो सरफेस कवर कर रहा है, अब ये जो एरिया कवर कर रहा है, इसको हम यदि a' लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2 मीटर स्क्वायर मीन्स 1/4 मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने क्या कहा, इकाई सतह पर लगने वाला प्रणोद बल दाब कहलाता है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि दाब इक्वल टू या दाब बराबर प्रणोद बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों जगहों पे क्षेत्रफल अलग अलग है, तो स्वाभाविक है कि प्रणोद बल अलग अलग होंगे। यदि एज एग्जाम्पल दिस मास, यह द्रव्यमान यदि 5 kg है तो यहाँ पर
ये 5G, यहाँ भी ये 5G। अब देखिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम यदि P लेते हैं तो P इक्वल टू प्रणोद बल 5G बाई 1/2 मीटर स्क्वायर। G का वैल्यू पुट करने पे 5 इंटू 9.8 बाई हाफ। इस स्थिति में सतह पर लगने वाला दाब हमारा आता है 49 बाई 1/2 मीन्स 98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि इस कंडीशन में हम देखते हैं तो P डैश इक्वल टू वेट सेम है, वही वेट है हमारा 5G बाई एरिया डिफरेंट है 1/4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा P डैश हो गया 5G इंटू 4/1, ये 20 इंटू 5 4 जा 20 इंटू 9.8, दिस इज 19.6 0, यानी कि दिस इज इंटू 20 मीन्स 196 न्यूटन। देखो बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉरी सर, मीन्स दिस इज 196 न्यूटन। इट मीन्स देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया घटा, सतह का क्षेत्रफल घट गया दोनों स्थितियों में। इसकी अपेक्षा इसमें क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ेगा। देखिए क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ गया। हमने क्षेत्रफल कितना किया, यहाँ क्षेत्रफल हमारा 1/2 मीटर स्क्वायर था, यहाँ क्षेत्रफल 1/4 मीटर हो गया स्क्वायर हो गया, यानी कि क्षेत्रफल आधा हुआ तो दाब देखिए सीधे 2 टाइम्स हो गया, दाब का मान जो है दुगना हो गया। यानी कि प्रणोद बल दोनों स्थितियों में या कई स्थितियों में एक समान होने के बाद भी दाब अलग अलग हो सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं खड़ा हूँ, मान लीजिए हम लोग बालू की रेत पे बालू पर खड़े हैं, रेत पे खड़े हैं, तो जब खड़े रहते हैं तो हमारा पैर उसमें धंस जाता है। कारण क्या है, कम एरिया में हमारा टोटल वेट, कुल भार यदि 60 kg है तो कुल भार 60 G है, तो कम एरिया में 60 G का फोर्स लग रहा है। जबकि आप सिंपली लेट जाते हो तो उससे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं आप, और सेम 60 G भार लग रहा है। तो अब क्या है, ज़्यादा एरिया पर वही फोर्स लग रहा है, तो एरिया बढ़ने से दाब घट गया। और इसी का एग्जाम्पल है कि जब आप कीचड़ में फंस जाते हैं तो जितना आप निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप कीचड़ पे लेट जाएं और लेटकर जिस तरफ सूखा है उस तरफ पैर से अपने को पुश करें। ठीक है, इस तरह से आप निकल सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर यहाँ भी वही दाब का कंडीशन है, दाब की स्थिति आ रही है। जब आप खड़े हैं तो निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो काफ़ी कम एरिया पर, काफ़ी कम सतह पे ज़्यादा बल लग रहा है। जबकि जब आप लेट जाते हैं तो काफ़ी बड़ा एरिया पे, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पे आपका वेट बढ़ जाता है। इस कारण दाब का वैल्यू घट जाता है और आप उसमें नहीं धंसते हैं। ये चीज़ है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण, भार, प्रणोद बल और दाब। फिर आगे के टॉपिक हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। नमस्कार।